रहीम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो तो उसके ऊपर हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस की एस्टिमेशन को स्टडी करना है, और उस हवाले से हम ये देखेंगे कि अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला अगर कोई केस हो और उसके साथ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेस्ट चार्ज के तौर पे इसके इन्फ्लुएंस में आता है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं और उस हवाले से फोर्स कितनी वैल्यू होगी और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होगी। तो आज का लेक्चर जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस लेक्चर इज बेसिकली रिलेटेड टू द कोर्स EMT1 PHY 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग है, और ये जी आपका फॉल 2021 सेमेस्टर है। कोर्स की लेक्चर ऑनलाइन के मुताबिक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्ज एलिमेंट के ऊपर बात की थी, लाइन एलिमेंट पढ़ा था। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, वी हैव सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, और फिर इनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ बात की थी। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एस्टिमेशन फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and uniform linear line of charge and the ring of charge। तो ये इसके दो केस होंगे जो स्पेशली तौर पे हम करेंगे। एक तो है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्जेस अगर होंगे तो तब क्या होगा, अगर हमारे पास रिंग ऑफ चार्जेस होगा तो तब उसके बाद केसेस कैसे डील किए जाएंगे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रिव्यू। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस अलोंग द लाइन और वन डायमेंशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली तौर पे कैलिब्रेट की जाती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिहाज से। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उस हवाले से हमारे पास जो है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से एस्टिमेट करके बताता है कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स सपोज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन एंड क्लोज लाइन। तो अगर आप गौर करें तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिन बेसिक केसेस के ऊपर बात करेंगे वो इन दो केसेस के हैं। स्ट्रेट लाइन केस डिस्कस किया जाएगा एंड द रिंग केस डिस्कस किया जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ अपना पहला केस डिस्कस करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर केस है। इसके अंदर हमने एक लाइन के ऊपर फर्ज किया हुआ है कि चार्जेस मौजूद है और उसके ऊपर हमने उसकी फोर्स को एस्टिमेट करना है, जबकि इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर भी फोर्स के एस्टिमेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम की तरह इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चार्ज एलिमेंट जो है वो फर्ज किए थे और डी क्यू उनको असाइन किया था कि डिफरेंशियल चार्ज है, और डिफरेंशियल चार्ज की जो लाइन लेंथ या लाइन एलिमेंट बनता है वो DL बनता था इस केस के लिए। इसके लिए D कैपिटल L के हिसाब से था, और अगर इस सर्कमफेरेंस के लिए से बात की जाए तो इसका जो लाइन एलिमेंट बनता था वो 2πr dr है, ये इसका सर्कमफेरेंस एलिमेंट बन जाता था उस हवाले से। सो लाइन चार्ज एलिमेंट हमने पहले पढ़ा है, उसी को रिव्यू करते हैं। द इन्फिनिटली स्मॉल एंटिटी और डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन लाइन एलिमेंट, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे पास जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू DQ/DL है, ये डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्कस की गई है, तो उस हवाले से ये दिया गया है। सो हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस हवाले से एलिमेंट को दिखा गया है। तो इस लाइन के ऊपर जो है वो चार्ज कंटिन्यूसली तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने फर्ज किया है कि इसके ऊपर जो है वो डिफरेंशियल चार्ज है और स्मॉल l है और इसकी जो वैल्यू है dx है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये dx की बजाय dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है। तो इस हवाले से हमारे पास तीन डायमेंशन बन सकती हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। ये x एक्सिस अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए है, अगर ये y एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए है, और इसी तरह से अगर z एक्सिस के अलोंग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ। अगर x एक्सिस के लिए आते तो फिर -x2 से लेके +x तक था, अगर y के लिए आते तो +-y अपर और लोअर लिमिट बन जाएगी। अगर z है तो फिर वो लोअर और अपर लिमिट के हिसाब से भी z एक्सिस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें रिव्यू के तौर पर थी। आज का जो हमारा मेन है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज द फोर्स एस्टिमेशन फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट केस। In the first case, we have discussed force exerted by the uniform line of charge, while the second case is discussed about the
related to the force exerted by the uniform ring of charges के लिहाज से. So let's start with the first case. और फर्स्ट केस के मुताबिक जो है वो जनरल स्टेप जो हम इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप सोल्यूशन के लिए करते हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. हम रिव्यू के तौर पर देख लेते हैं कि आपने सबसे पहले टोटल कितने काम करने हैं. टोटल हम 5 काम करेंगे. आपने चार्ज एलिमेंट लेना है, तो इसकी डेंसिटी निकालनी है, सरफेस डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी. तो हमारे पास जो लीनियर फॉर्म है तो उसके लिए आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा. लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंप्यूट करके उसके बाद आपने कूलम लॉ लगाना है. कूलम लॉ जो है वो टेस्ट चार्ज और चार्ज एलिमेंट के दरमियान लगाया जाएगा. तीसरा स्टेप हो गया. चौथे स्टेप के अंदर आपने इस टोटल फोर्स को इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रल जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं और एक सिमेट्री मेथड अप्लाई करना है. जिस तरह का आपने एक चार्ज एक साइड पे लेना है उसी तरह का एक चार्ज एलिमेंट दूसरी ऑपोजिट साइड पे ले लेना है और उन दोनों की इंटरेक्शंस के मुताबिक हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन बन जाएगा. वहां से हम उसकी डायरेक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं कि आइदर द फोर्सेस अप्लाइड एक्सर्टेड ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z एक्सिस. तो ये हमारे 5 काम है जो हम किसी भी फर्दर प्रोसेस के लिए कंडक्ट करेंगे. So let's start with the first case. That is the suppose the charge q is distributed linearly along z axis on the length with the linear charge density lambda as shown in figure. आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास से एक लाइन है जिसके ऊपर हमने फोर्स के सपोज कर लिया है कि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं और इन सब के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं उस हवाले से जो ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है. इसकी लेंथ जो है वो L है और उस हवाले से हमने फर्ज किया है. आप देख भी सकते हैं कि ये जो z एक्सिस लिखा हुआ है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो ये राइट हैंडेड सिस्टम लिया गया है. ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ है. z एक्सिस पैरेलल टू दिस लाइन, सो वी कैन से दैट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग z एक्सिस. तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकली ये डिफाइन किया जा सकता है कि हमने फर्ज किया कि एक चार्ज एलिमेंट है, तो वो जो चार्ज एलिमेंट है अलोंग z एक्सिस को लिखा जा सकता है लैम्डा, that is the charge density and the dz element. तो उस वाले से इसको एक्सप्लेन इसके वाले से कैलिब्रेट किया जा सकता है. ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 होगी. ये पहला काम है जो हमने करना है. आफ्टर डूइंग दिस वर्क, और इसका जो है जो लाइन एलिमेंट है वो बेसिकली वो है dz, तो इसलिए हमने यहाँ पे dz भी इक्वेशन के अंदर लिख लिया है. इन द सेकेंड पार्ट तो ये है कि हाँ आप ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक टेस्ट केस जो है टेस्ट चार्ज हमारे पास आता है और वो इसकी विसिनिटी के अंदर ऐड हो जाता है और यहाँ इस फोर्स इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है फोर्स की आइदर रिपल्शन है या अट्रैक्शन है. जनरली तौर पर जो टेस्ट चार्ज लिए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं. तो इस बारे से हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो ये कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे तो उस हवाले से जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज एलिमेंट है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है. इस हवाले से हम फर्ज करते हैं कि इसका फासला, इसका डिस्टेंस इसके साथ r पोजीशन पे ये वाक़या है q नॉट चार्ज और जो कि इसके मुताबिक जो है वो q नॉट पोजीशन जो है वो dq के हवाले से q नॉट पोजीशन पे वाक़या है. तो उस हवाले से हमारे पास एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि हमने यहाँ पे बात कही है एक्चुअली दिस इज दी r एंड दिस इज दी y. थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर ले. हमने फर्ज किया है कि दिस इज अलोंग r एंड दिस इज द पोजीशन कि dq एलिमेंट से आपके पास q नॉट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो कितनी है वो देखी जा सके और ये जो है इसकी y की पोजीशन है. तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड चार्ज एलिमेंट एंड द पॉइंट चार्ज कैन बी कंप्यूटेड एज, ये आपके पास चार्ज एलिमेंट की फोर्स आ जाएगी जिसे डिफरेंशियल फोर्स कहा गया है और क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंशियल चार्ज होता है तो हमने कूलम लॉ लगाया इसके ऊपर. Q1 Q2 और R के स्ट्रक्चर है. Q1 को हमने चार्ज एलिमेंट कह दिया है तो यहाँ पे dq लिख दिया हमने. Q2 को हमने टेस्ट चार्ज कहा है तो यहाँ पे Q नॉट लिख दिया है और यहाँ पे R स्क्वायर आ गया. तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट dF is equal to k. Actually k is replaced by the you can say dielectric constant 1 over 4 pi epsilon naught. ये जो dq है dq की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने ली है. लैम्डा dz लिख दिया. q नॉट वैसे का वैसा ही है और r इज अ पोजीशन जो कि यहाँ पे है इन दोनों की दरमियान बढ़ रही है तो ये r इसकी पोजीशन है और ये आपस में क्या आ रही y इसका डायरेक्ट नॉर्मल डिस्टेंस है और ये वाला जो है आपके पास r पोजीशन आ जाती है. सो उस हवाले से हमारे पास जो है टू कंप्यूट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सिमेट्री ऑपरेशन जो है इज अप्लाइड
सपोज अनदर चार्ज एलिमेंट जो है, इसके अंदर स्पिटरी ऑपरेशन के अंदर हमने एक और चार्ज एलिमेंट को लेना होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करके नेट फोर्स की आपके पास प्रेजेंस को लगा देते हैं। डी एफ इज इक्वल टू डी एफ वन प्लस डी एफ टू। तो उस हवाले से हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपके पास ही दो एलिमेंट्स ले लिए हमने, ये एक पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको कंप्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो पहला एलिमेंट था वो डी एफ वन फोर्स लगाता है क्यू नॉट के ऊपर, एंड सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके ऊपर क्यू डी एफ टू फोर्स लगाता है। तो ये दो फोर्सेस हैं, इनका ये एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी एंगल के ऊपर फॉल करती हैं। तो उस हवाले से जो है हमारे पास ओवरऑल नेट रिजल्ट आता है फोर्स के हवाले से। तो आप इसको यूं एस्टिमेट किया जा सकता है कि ये जो नेट रिजल्ट है वो लिखा जा सकता है इस फॉर्म के अंदर, अगर हम उनके वेक्टर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये जो df1 है इसको हम अपने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये एंगल बनता है 90 माइनस थीटा वाला, ये 90 डिग्री है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये वाला जो एंगल्स होंगे वो इनसे डिफरेंट बनते होंगे। तो ये ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सिमिलरली ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं अगर दोनों के चार्ज एलिमेंट सेम है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वी हैव ओनली विद द दिस टर्म एज कि by applying the vector resolution df1 the equation number 3 becomes by applying the vector fy। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी फोर्स है जो दैट इज अलोंग y एक्सिस, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल नेट फोर्स देंगे जो कि किधर को है जी, y एक्सिस के अंदर। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो ओवरऑल इस ज्योमेट्री के लिए जो हमारे पास टोटल फोर्स लग रही है वो किधर को हो सकती है जी, अलोंग y एक्सिस हो रही है। तो इस वाले से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 डेवलप हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल और बड़ा इजी तरीका है वो ये है कि एक मेथड तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से को ले लें, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये फोर्स जो है वो अलोंग y एक्सिस है और एक ही एलिमेंट पे दोबारा वापस आ जाए और इसी को इंटीग्रेट कर दें पूरी लेंथ के हिसाब से। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है जी कि आप इन दोनों को लें और लेंथ को हाफ कंसीडर कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेंथ L थी तो अब आप उस लेंथ को L/2 समझ लें और इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका टोटल रिजल्ट आएगा। तो हम जो है पहली स्कीम के मुताबिक चल रहे हैं तो हम एक ही एलिमेंट पे दोबारा वापस आ जाते हैं और इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि हमने सपोज किया कि dfy जो है df1 cos थीटा है, तो एक्चुअल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसी के क्रॉस है। तो इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइडों के ऊपर, तो ये fy जो है वो dfy जो है वो टोटल fy फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह we इंटीग्रेट फ्रॉम -L/2 टू L/2। तो उस वाले से हमारे पास जो है वो सारी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो पुट कर दी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू नहीं पता हमें और एक r की वैल्यू नहीं पता। तो cos थीटा की जो वैल्यू है इट्स वेरी सिंपल, cos थीटा इज इक्वल टू y/r है। आप देख सकते हैं अगर ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है तो एंगल के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, हमें एंगल के साथ वाला बेस होता है, उसके साथ वाला जो है वो हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब जो r है हमारे पास वो हाइपोटेनस है और पाइथागोरस थ्योरम से y² + z² = r² है। तो यहाँ से हमने r भी निकाल लिया, y की और cos थीटा की वैल्यू जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। सो वी हैव ए y/r। तो उस वाले से आपने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 डेवलप हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 5 वी हैव हियर k इज बेसिकली द यू कैन से कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 लैम्डा y q नॉट -L/2 to +L/2 dz और y² + z² 3/2। तो इक्वेशन नंबर 5 डेवलप हो जाती है। After developing the equation number 5, we are able to integrate this equation। आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन करना बहुत इजी काम है। आप इसके अंदर हमने जो सबसे पहले कंसीडरेशन करनी है कि y is a constant, so we get here y को कंसीडर करें कांस्टेंट है तो आप इसको बेशुमार तरीकों से इंटीग्रेट कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट मेथड इज कि y जो है आप इजीली इसके साथ क्या करें, इजीली आप y को इंटीग्रेट करने के लिए y जो है वो कॉमन ले लें और उस वाले से जो है वो उस वाले से हम y² + z² जो है वो √3/2 के हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो fy = k q0 q/r
इंटीग्रेशन कर दें, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन होगी, इसके अंदर y जो है वो कांस्टेंट कंसीडर किया हमने, सो वी हैव q नॉट q y कॉमन आके आपके पास वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 4/4 है। तो उस वाले से हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। अंडर लिमिटिंग केस हम ये कंसिडर कर सकते हैं अगर y जो है हमारा बहुत ज्यादा दूर हो, मीन टू से पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा फासला हो जाए, तो हमारे पास जो है वो टोटल जो नेट रिजल्ट होगा वो आम फार्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि किसके बारे में है जी, कूलम्स लॉ है। आप देख सकते हैं ये Q1 Q2 वाई स्क्वायर के हिसाब से है। तो अगर हम इस सारे लेक्चर को क्विक रिव्यू करना चाहें तो हमने टोटल जो है वो 5 इक्वेशंस कंप्यूट की हैं। चार्ज लिया उसके हिसाब से, डीजी एलिमेंट लिया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीजी इक्वेशन नंबर 1 थी, डी एफ ओवर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 डेवलप की, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट किया। आफ्टर दैट हमने इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी थी, तो हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कंप्यूट करने के बाद हमारे पास टोटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले रिंग ऑफ चार्जेस के लिए बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एस्टिमेशन ऑफ सेपरेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केसेस एंड द डिस्क ऑफ चार्ज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड बात करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे लाजमी तौर पे पूछिएगा अपने इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर। सो वी हैव जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।